नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास बातचीत में। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में गहराई से उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच पर गहरा असर डाला है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो बहुत ही पॉपुलर है। लगभग हर कोई जिसने फिनेंस में थोड़ी भी दिलचस्पी ली हो, उसने इसका नाम सुना होगा या पढ़ा होगा। बिल्कुल, और इसकी खास बात है कियोसाकी की अपनी कहानी, जहां उन्हें दो पिताओं से सीखने का मौका मिला। एक उनके अपने पढ़े लिखे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। वो सुरक्षित नौकरी और मेहनत पर यकीन करते थे, पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान से रहे। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। और दोनों की सलाहें एकदम अलग थीं। बिल्कुल उलट। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ किताब की समरी देना नहीं है, बल्कि कियोसाकी के उन मुख्य विचारों को खंगालना है जो हमारी आम वित्तीय समझ को चुनौती देते हैं। सही कहा। जैसे वो सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी है? हाँ, या फिर क्या हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है या कुछ और? ये वाला सवाल तो बहुतों को चौंकाता है। तो आइए इन्हीं सब विचारों की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं किताब के मूल द्वंद्व से। ये दो पिता और उनके पैसे को लेकर बिल्कुल अलग नजरिए। हाँ, ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ पुअर डैड अकादमिक रूप से सफल, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? मैं इसे खरीद नहीं सकता। हाँ, या पैसे में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है। ये बातें बहुत सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ रिच डैड, कम पढ़े लिखे पर बिजनेस की क्या कहते हैं जबरदस्त समझ। हाँ, स्ट्रीट स्मार्ट थे वो। उनका मंत्र था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। और उनका मानना था कि भाई असली शिक्षा तो वित्तीय शिक्षा है, जो स्कूल सिखाते ही नहीं। हम्म ये विरोधाभास ही तो पूरी किताब की नींव है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। ये दो अलग-अलग माइंडसेट, दो अलग-अलग वित्तीय दर्शनों की कहानी है, जो हमें अपने आसपास भी दिखते हैं। कियोसाकी यही बताते हैं कि पैसे के बारे में हमारी शुरुआती समझ और आदतें ज्यादातर घर पर ही बनती हैं। स्कूल में तो नहीं बनती। नहीं, पुअर डैड का नजरिया बहुत आम है। अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। अब सुनने में इसमें कुछ गलत नहीं लगता। हाँ, लगता तो ठीक ही है, सेफ रास्ता। हाँ, लेकिन कियोसाकी के अनुसार यही सोच अक्सर लोगों को वित्तीय रूप से संघर्ष करने पर मजबूर करती है, भले वो कितना भी कमा लें। मतलब वो रैट रेस में फंस जाते हैं। स्कूल हमें पेशेवर बनना सिखाते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके, है ना? हाँ, नौकरी करना सिखाते हैं। लेकिन वे हमें ये नहीं सिखाते कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। और इसी को कियोसाकी वित्तीय निरक्षरता या फाइनेंशियल इलिटरेसी कहते हैं। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे, ज्यादा कमाने वाले लोग भी इस निरक्षरता के शिकार हो सकते हैं और जीवन भर पैसों की तंगी झेलते हैं। वो कमाना जानते हैं, पर उसे रखना और बढ़ाना वो नहीं जानते। यहीं पर कियोसाकी का वो पहला और शायद सबसे मशहूर नियम आता है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। और एसेट खरीदना सुनने में कितना सीधा लगता है। हाँ, है तो सीधा। रिच डैड की परिभाषा भी एकदम सरल है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, बस इतना ही। लेकिन ये परिभाषा पारंपरिक सोच से कितनी अलग है। हाँ, है तो सीधी परिभाषा, पर इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, पारंपरिक सोच में हम क्या मानते हैं? घर, गाड़ी, ये सब हमारी संपत्ति है, एसेट्स है। बिल्कुल, यही मानते आए हैं। लेकिन कियोसाकी कहते हैं, रुको, जरा कैश फ्लो देखो। मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है। अच्छा। अगर आपका घर, जिस पर मान लीजिए लोन है, टैक्स देना है, मेंटेनेंस है, वो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, तो रिच डैड की परिभाषा के हिसाब से वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचार ही कई लोगों के लिए एकदम चौंकाने वाला होता है। तो क्या कियोसाकी ये कह रहे हैं कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए? बहुत से लोगों के लिए तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं, ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा उन्होंने। मुद्दा घर या गाड़ी का नहीं है, मुद्दा है कैश फ्लो का। पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। अच्छा, तो कैश फ्लो इज द की। एग्जैक्टली। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उससे आने वाला किराया आपके लोन की किश्त और सारे खर्चों से ज्यादा है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी एसेट बन जाती है। रिच डैड का जोर आय उत्पादक संपत्तियां
यानी इनकम जनरेटिंग एसेट्स जमा करने पर है। अमीर लोग लगातार ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालें, जैसे किराए पर देने वाली प्रॉपर्टीज, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें उन्हें खुद लगातार काम ना करना पड़े, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। इसे समझने के लिए वो कैश फ्लो के पैटर्न्स भी बताते हैं ना, गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, गरीब व्यक्ति नौकरी से आय आई, जरूरतें पूरी करने में यानी खर्चों में चली गई, पैसा खत्म, सीधा हिसाब। मध्यम वर्ग नौकरी से आय आई, लायबिलिटीज खरीदने में गई, जैसे घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, और बाकी खर्चों में पैसा खत्म या बहुत कम बचा। और यहाँ गड़बड़ ये है कि इन लायबिलिटीज को अक्सर एसेट समझ लिया जाता है। हाँ, लगता है कि हमने कुछ बनाया, कुछ खरीदा। जबकि अमीर व्यक्ति का पैटर्न क्या है? एसेट से आय, आय से खर्च पूरे हुए, जो पैसा बचा वो वापस नए एसेट्स खरीदने में लगा दिया, जिससे अगले महीने और ज्यादा आय आई। ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो उन्हें अमीर बनाता जाता है। और यही शायद वो रैट रेस है जिसकी कियोसाकी इतनी बात करते हैं। बिल्कुल वही। नौकरी करो, बिल भरो, और जैसी थोड़ी ज्यादा कमाई हुई, हाँ, तो ज्यादा खर्च करो और बड़े लोन ले लो। बड़ी कार, बड़ा घर। बिल्कुल। वेतन बढ़ने पर जीवन शैली महंगी हो जाती है, यानी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आय बढ़ी पर एसेट कॉलम वो नहीं बढ़ा। नतीजा ये कि व्यक्ति उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा आर्थिक दबाव महसूस करता है जितनी कम तनख्वाह पर करता था। बस खर्चे बढ़ गए हैं। कियोसाकी कहते हैं, असली सवाल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आप कितना रखते हैं और उस रखे हुए पैसे को कितनी मेहनत से अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये हमें रिच डैड के उस पहले सबक पर लाता है जो उन्होंने कियोसाकी और उनके दोस्त माइक को सिखाया था। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये बड़ा क्रांतिकारी विचार है। और ये सबक उन्होंने तब सीखा जब रिच डैड ने उन्हें पहले 10 सेंट प्रति घंटे पर काम दिया और फिर कहा कि अब मुफ्त में काम करना होगा। मुझे याद है, पढ़ते हुए मुझे भी लगा था, ये कैसा सबक है भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहे? हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन रिच डैड का मकसद पैसे देना नहीं था। उनका मकसद था उन्हें पैसे के मनोविज्ञान को समझाना। अच्छा, कैसे? उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग दो भावनाओं के गुलाम होते हैं, एक तो डर, फियर, और दूसरा लालच या इच्छा, ग्रीड, डिजायर। डर और लालच? हाँ, पैसे ना होने का डर उन्हें सुबह जगाकर काम पर भेजता है, फिर जब तनख्वाह आती है तो चीजें खरीदने की इच्छा या लालच उन्हें वो पैसा खर्च करने पर मजबूर करता है। हाँ। तो वो बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं, बिना ये सोचे कि इस चक्र से, इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें। तो मुफ्त में काम करवाने का क्या लॉजिक था? लॉजिक ये था कि जब पैसा बीच से हट गया तो वे सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे थे। अब उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी थी, अवसरों को देखना था, सीखना था कि पैसा कैसे बनाया जाता है, बजाय इसके कि कोई उन्हें पैसा दे। उन्हें उन भावनाओं, डर और लालच से ऊपर उठकर सोचना सिखाना था। तो डर लगने पर नौकरी ढूंढने की बजाय क्या करना चाहिए? मतलब ये तो बड़ा नेचुरल रिएक्शन लगता है कि पैसे नहीं हैं तो नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते हैं, बिल्कुल, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जब डर लगे तो तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने, जैसे हड़बड़ी में कोई भी नौकरी पकड़ लेने के बजाय रोकें और सोचें। सोचें? क्या सोचें? ये पूछें कि क्या एक और नौकरी लंबे समय में इस डर का वाकई समाधान है, या कोई और तरीका है जिससे पैसा कमाया जा सके, जिससे ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी तरह जब ज्यादा पैसा कमाने का लालच हो या कुछ खरीदने की तीव्र इच्छा हो तो तुरंत खर्च करने के बजाय सोचें, क्या इस पैसे को कहीं निवेश करके और पैसा बनाया जा सकता है। तो ये भावनाओं को दबाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भावनाओं को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उन्हें सोचने के लिए एक ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करना है। दिमाग से काम लेना है, सिर्फ भावनाओं में बहना नहीं है। और यहीं पर पैसे को अपने लिए काम करवाने, यानी मनी वर्किंग फॉर यू की कला आती है। ये कैसे होता है? ये सिर्फ निवेश करना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी मानसिकता है। इसमें अवसरों को पहचानना शामिल है जिन्हें दूसरे लोग डर या संदेह के कारण छोड़ देते हैं। अच्छा। इसमें परिकलित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेना शामिल है, मतलब अंधाधुंध नहीं, सोच समझकर। इसमें रचनात्मकता लगती है। ये सब चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इन्हें सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। यही है वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का विकास। समझ गया।
अच्छा, अगला महत्वपूर्ण सबक है अपना खुद का व्यवसाय संभालें। माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? क्या कियोसाकी कह रहे हैं कि सबको नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, कियोसाकी के अनुसार आपका पेशा, प्रोफेशन और आपका व्यवसाय, बिजनेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पेशा और व्यवसाय अलग कैसे? आपकी नौकरी आपका पेशा है, जहां से आपको तनख्वाह मिलती है, वो आपकी आय का स्रोत है। लेकिन आपका व्यवसाय है आपका एसेट कॉलम, यानी वो संपत्तियां जो आपके लिए आय उत्पन्न करती हैं, भले आप सो रहे हो। तो माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि अपनी नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान और अपना अतिरिक्त पैसा अपने एसेट कॉलम को बनाने में लगाएं, लायबिलिटीज खरीदने में नहीं। वो रे क्रॉक का मैकडॉनल्ड्स वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है ना? हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। वो कहते थे कि उनका बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट है। बिल्कुल, रे क्रॉक फ्रेंचाइजी बेचते थे, वो उनका पेशा था एक तरह से। लेकिन साथ ही वो उन जगहों की जमीन भी खरीद रहे थे जहां वो फ्रेंचाइजी खुल रही थी। हैमबर्गर से कैश फ्लो आता था, लेकिन असली दौलत बनी रियल एस्टेट से, जो उनका बिजनेस था। अच्छा। तो संदेश ये है, अपनी नौकरी करें, तनख्वाह पाएं, बिल भरें, वो सब ठीक है, लेकिन साथ ही आय उत्पादक एसेट्स बनाने पर भी फोकस रखें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा जैसे कोई किताब या कोर्स, या कोई साइड बिजनेस जिसमें आपकी रोजाना मौजूदगी जरूरी न हो। मतलब साइड हसल टाइप कुछ। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा जिसे आप बड़ा कर सकें और जो आपके बिना भी चले। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि धीरे धीरे आपके एसेट से होने वाली आय आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। तब आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं। फिर चाहे तो नौकरी छोड़ दें या करते रहें, आपकी मर्जी। ये एक लंबा खेल लगता है, मतलब इसमें समय लगेगा। बिल्कुल, ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें समय, धैर्य और अनुशासन लगता है। और फिर आता है कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट। ये चीज अक्सर आम लोगों को बहुत जटिल लगती है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ी हुई। रिच डैड इस पे इतना जोर क्यों देते हैं? ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन रिच डैड इसे अमीरों का एक बड़ा सीक्रेट मानते हैं। उनका कहना है कि टैक्स प्रणाली, अगर आप इतिहास देखें, तो शुरू में अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, उन पर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए। अच्छा, पर अब तो लगता है मध्यम वर्ग ज्यादा पिसता है। बिल्कुल, हुआ ये कि समय के साथ अमीर लोगों ने कानूनी तरीके ढूंढ लिए, खासकर कॉरपोरेशंस जैसे ढांचे का इस्तेमाल करके अपने टैक्स का बोझ कम करने के। और धीरे धीरे टैक्स का बोझ मध्यम वर्ग और गरीबों पर बढ़ता गया। आम आदमी के लिए ये जटिल लग सकता है, लेकिन कियोसाकी के अनुसार कॉरपोरेशंस कैसे काम करते हैं और उनके क्या फायदे हैं, इसे समझना वित्तीय साक्षरता का एक अहम हिस्सा है। तो इसके मुख्य फायदे क्या हैं, खासकर अगर कोई छोटा निवेशक है या छोटा बिजनेस कर रहा है? दो मुख्य फायदे हैं। पहला, टैक्स लाभ, ये सबसे बड़ा है। कैसे? देखिए, एक कॉरपोरेशन कई सारे बिजनेस से जुड़े जायज खर्चों को अपनी आय से टैक्स चुकाने से पहले घटा सकता है। सोचिए, कंपनी कार खरीदती है या लीज करती है, ऑफिस का किराया देती है, बिजनेस के लिए यात्रा करती है, कर्मचारियों को सैलरी देती है। ये सब खर्चे कंपनी के मुनाफे से घटाए जा सकते हैं, और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स लगता है। ओह अच्छा। जबकि एक नौकरी पेशा व्यक्ति, उसे अपनी पूरी तनख्वाह पर पहले टैक्स देना पड़ता है, और फिर जो बचता है उससे वो अपने खर्चे करता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है लंबे समय में। हाँ, ये तो है। और दूसरा फायदा? दूसरा बड़ा फायदा है संपत्ति की सुरक्षा। एसेट प्रोटेक्शन। मतलब ये कि कॉरपोरेशन एक अलग कानूनी इकाई होती है। अगर कॉरपोरेशन पर कोई मुकदमा होता है या वो दिवालिया होती है, तो आमतौर पर मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे उनका अपना घर, निजी बचत, गाड़ियां, लेनदारों की पहुंच से सुरक्षित रहती है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसीलिए कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग कानूनी रूप से सब कुछ नियंत्रित करते हैं, पर मालिक कुछ भी नहीं होते। उनकी संपत्ति अक्सर ट्रस्ट्स और कॉरपोरेशंस के नाम पर होती है, उनके अपने नाम पर नहीं। ये समझने के लिए तो फिर फाइनेंशियल आईक्यू चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर कियोसाकी के बताए फाइनेंशियल आईक्यू के वो 4 स्तंभ काम आते हैं। हाँ, वो क्या थे? पहला, अकाउंटिंग। ये वित्तीय साक्षरता की भाषा है। आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। पता होना चाहिए कि नंबर क्या कह रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। दूसरा, निवेश। ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और कला है। विभिन्न निवेश विकल्पों, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस,
को समझना, जोखिम और रिटर्न का आकलन करना। ठीक है। तीसरा? तीसरा, बाजार को समझना, सप्लाई और डिमांड के नियम को समझना, जानना कि कब खरीदना है, कब बेचना है, आर्थिक ट्रेंड्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स बाजार को चलाते हैं। और चौथा? चौथा, कानून, द लॉ, टैक्स कानूनों और कॉर्पोरेट कानूनों की बेसिक समझ होना, जानना कि नियमों का अपने फायदे के लिए कानूनी रूप से कैसे इस्तेमाल किया जाए और कानूनी पचड़ों से कैसे बचा जाए। ये चारों चीजें मिलकर आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता बनाती है, जो सिर्फ पैसा कमाना सीखने से कहीं ज्यादा गहरी और जरूरी है। यानी सिर्फ एक स्किल में महारत हासिल करना काफी नहीं है। और ये बात कियोसाकी के अगले सबक से भी जुड़ती है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या पैसे जरूरी नहीं है? नहीं, मतलब ये नहीं कि पैसा जरूरी नहीं। मतलब ये है कि करियर के शुरुआती दौर में या जब आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो ऐसी नौकरियां या अवसर चुनें जहां आप नई स्किल्स सीख सकें, भले ही वहां पैसा थोड़ा कम क्यों ना मिल रहा हो। कौन सी स्किल्स? कियोसाकी विशेष रूप से सेल्स, बिक्री, मार्केटिंग, विपणन, कम्युनिकेशन, संचार, नेगोशिएशन, मोलभाव और लोगों को समझने की क्षमता जैसी स्किल्स पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा, ये सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा हुए? हाँ, पर ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अकादमिक डिग्रियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन असल दुनिया में सफलता अक्सर इन व्यावहारिक स्किल्स पर निर्भर करती है। बेचने की क्षमता, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कोई आइडिया हो या आप खुद हो, जैसे इंटरव्यू में, ये अमूल्य है। और वो ये भी कहते हैं कि कई क्षेत्रों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होना, जनरलिस्ट, अक्सर किसी एक क्षेत्र का बहुत गहरा विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट होने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, खासकर जब आप अपना बिजनेस या एसेट कॉलम बना रहे हो, क्योंकि तब आपको अकाउंटिंग, मार्केटिंग, लॉ सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझना होता है। ये बात तो सही है, पर ये रास्ता सुनने में जितना आकर्षक है उतना आसान तो नहीं लगता होगा। बिल्कुल नहीं। कियोसाकी उन बाधाओं का भी जिक्र करते हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं, और उनमें से कुछ तो बहुत ही जानी पहचानी सी लगती हैं। हाँ, वो 5 मुख्य बाधाएं बताते हैं। जैसे पहला है हारने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसा डूब गया तो। ये डर इतना होता है कि लोग कभी निवेश करते ही नहीं, सेफ खेलना चाहते हैं बस। हाँ, ये बहुत कॉमन है और ये डर अक्सर हमें पंगु बना देता है। फिर है निंदक वृत्ति, सिनिसिज्म, वो दोस्त या रिश्तेदार जो हमेशा कहता है, अरे ये नहीं चलेगा, सब डूबेगा, ये सब स्कैम है। मतलब हर चीज में नुक्स निकालना। हाँ, स्काई इज फॉलिंग वाले लोग, उनकी बातें सुनकर अच्छे अच्छे लोग भी पीछे हट जाते हैं। तीसरा, आलस्य, लेजीनेस, जो अक्सर व्यस्तता के बहाने छुपा होता है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है सब सीखने का, या मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। जबकि रिच डैड कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता कहने के बजाय पूछो, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को चलाता है। चौथा, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, जैसे पैसा आते ही पहले सारे बिल चुकाना और खुद के इन्वेस्ट के लिए सोचना ही नहीं, या अगर सोचना तो सबसे आखिर में जब कुछ बचता ही नहीं। हाँ, या क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना। ये आदतें हमें पीछे खींचती हैं। और पांचवां, अहंकार, एरोगेंस, मतलब ये सोचना कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, जो असल में शायद अज्ञानता को छुपाने का एक तरीका होता है। एग्जैक्टली। ये 5 बाधाएं बहुत वास्तविक हैं और लगभग हर किसी को इनका सामना कभी न कभी करना पड़ता है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनना सिर्फ तकनीक या जानकारी का खेल नहीं है, ये इन मानसिक और भावनात्मक बाधाओं पर काबू पाने का भी खेल है। तो इन पर काबू कैसे पाया जाए? देखिए, डर स्वाभाविक है, पर सफल लोग डर को मैनेज करना सीखते हैं। वे जोखिम का विश्लेषण करते हैं, उसे कम करने के तरीके ढूंढते हैं और असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। वो कहते हैं थोड़ा जोखिम तो लेना पड़ेगा, पर कैलकुलेटेड रिस्क, छोटे से शुरू करें। निंदक वृत्ति से बचने के लिए समझें कि निंदक सिर्फ आलोचना करते हैं, वे कभी कुछ बनाते नहीं। सफल लोग विश्लेषण करते हैं, सीखते हैं और फिर कदम उठाते हैं। उनकी बातों पर ध्यान न दें जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। सही है। आलस्य का मुकाबला मैं इसे कैसे कर सकता हूँ या मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ जैसे सवाल पूछकर करें। ये आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है और व्यस्तता और उत्पादकता में फर्क करना सीखें। क्या आप वाकई जरूरी काम कर रहे हैं? बुरी आदतें बदलनी होंगी, खासकर पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट की आदत डालना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आय का एक हिस्सा,
चाहे 10% ही क्यों ना हो, सबसे पहले निवेश के लिए अलग रखें, उसके बाद बाकी खर्चों का प्रबंधन करें। ये अनुशासन का मामला है। ये मुश्किल लगता है शुरू में। हाँ, पर आदत पड़ जाती है। हाँ, और अहंकार, इसका इलाज है लगातार सीखते रहना। ये मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता। बाजार और दुनिया लगातार बदल रही हैं, इसलिए विनम्रता और सीखने की इच्छा बनाए रखना जरूरी है। एक्सपर्ट से सलाह लें, किताबें पढ़ें। तो इन सब बातों को जानकर कोई शुरुआत कैसे करें? मतलब इतने सारे आइडियाज हैं, कियोसाकी कुछ ठोस कदम सुझाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। वो कुछ शुरुआती कदम बताते हैं जो कोई भी उठा सकता है। सबसे पहले एक मजबूत क्यों ढूंढे। आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र क्यों बनना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं, परिवार की मदद करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, या सिर्फ अपने समय की आज़ादी चाहते हैं? ये क्यों आपको तब प्रेरित रखेगा जब मुश्किलें आएंगी। ये जरूरी है, मोटिवेशन। बिल्कुल। दूसरा, रोज चुने, चूज डेली, कि आप अपना समय, पैसा और दिमाग कैसे खर्च करते हैं। क्या आप टीवी देखकर या सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, या फाइनेंस पर कोई किताब पढ़ते हैं या कोई कोर्स करते हैं? ये छोटे छोटे चुनाव रोज करने होते हैं। हर दिन का फैसला। तीसरा, दोस्त सावधानी से चुने, चूज फ्रेंड्स केयरफुली। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पैसे, निवेश, बिजनेस आइडियाज के बारे में सकारात्मक रूप से बात करते हैं, न कि सिर्फ समस्याओं और शिकायतों के बारे में। आप जिनसे घिरे रहते हैं उनका असर पड़ता है। संगत का असर। चौथा, नए फॉर्मूले सीखें और तेजी से सीखें। मास्टर अ फॉर्मूला, देन लर्न अ न्यू वन। पहले एक तरह के निवेश जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट को ठीक से समझें, उसमें महारत हासिल करें, फिर कुछ नया सीखें। हमेशा सीखते रहें। पांचवा, खुद को पहले भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट, जैसा हमने अभी बात की, ये आदत बना लें। छठा, अच्छे सलाहकारों को भुगतान करें। पे योर एडवाइजर्स वेल। कंजूसी ना करें। एक अच्छा अकाउंटेंट, वकील या वित्तीय सलाहकार आपको जितना खर्च करवाएगा उससे कहीं ज्यादा बचा या कमा कर दे सकता है। उनकी सलाह लें। सातवां, बदले में कुछ मुफ्त पाएं। कियोसाकी का शब्द। इसका मतलब है कि जब आप कोई निवेश करें, जैसे प्रॉपर्टी या स्टॉक, तो कोशिश करें कि अपना शुरुआती पैसा, प्रिंसिपल, जितनी जल्दी हो सके वापस निकाल लें। फिर आप सिर्फ मुनाफे से खेल रहे होते हैं, आपका जोखिम बहुत कम हो जाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और सबसे जरूरी, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपने दिमाग में लगातार निवेश करते रहें। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, सफल लोगों से सीखें। आपका दिमाग ही आपको अमीर बनाएगा। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ भाग्य या बहुत ज्यादा कमाई का नतीजा नहीं है। ये तो एक सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, बिल्कुल। इसमें वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है, मानसिकता में बदलाव लाना पड़ता है और फिर लगातार एक्शन लेना होता है, रुकना नहीं है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना और अपना ध्यान लायबिलिटीज पर नहीं बल्कि अपने एसेट कॉलम को बनाने पर फोकस करना, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती बल्कि वाकई अपनाने लायक सिद्धांत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बातचीत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे को लेकर हमारी अपनी मान्यताएं क्या हैं। क्या वो हमें रिच डैड की तरह सोचने में मदद कर रही हैं, या अनजाने में हमें पुअर डैड के रास्ते पर ही रखे हुए हैं। आत्मविश्लेषण जरूरी है। हाँ, कियोसाकी का दर्शन पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। वो हमें सिर्फ एक मेहनती कर्मचारी बने रहने के बजाय एक स्मार्ट निवेशक और उद्यमी की तरह सोचने के लिए उकसाता है, अवसरों को देखने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। तो शायद इस चर्चा के बाद सुनने वाले ये सोच सकते हैं कि वे अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए आज ही कौन सा एक छोटा, बहुत छोटा कदम उठा सकते हैं। शायद निवेश पर कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ना या अपने महीने के खर्चों को ठीक से लिखकर देखना शुरू करना। हाँ, कोई भी छोटा कदम। कोई भी, क्योंकि जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, पैसा आखिर में है तो एक आइडिया ही, एक विचार, और सब कुछ हमारी सोच बदलने से ही शुरू होता है। नमस्कार।